मैनेजमेंट इन एक्वाकल्चर। जब से क्या है कि आपकी एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस में इंटेंसिफिकेशन हुआ है। एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस में इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपका एक तरीके से जो है ना मतलब आपका जैसे क्या है कि पहले उल्टा होता था ना कि आपका मेरीन कैप्चर प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन आपका इनलैंड कल्चर प्रोडक्शन। लेकिन आपके एक्वाकल्चर इंटेंसिफिकेशन से क्या है कि आपका जो एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन है वो डे बाय डे क्या है कि आपका इंक्रीज करता जो है ना मतलब जा रहा है। तो आपका एक्वाकल्चर का इंक्रीज होने से आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस पर भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे क्या है कि आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या है कि आपकी सुटेबल है, वो आपके एक्वाकल्चर के लिए भी क्या है कि आपकी सुटेबल होती है। जो न्यूट्रिएंट आपके एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं वही न्यूट्रिएंट आपके जो है ना फिश क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या है कि आपके चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि वेटलैंड्स को जो है ना मतलब फिश फार्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स को कट किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग या फिर आपकी जो है ना ब्रैकिश फार्मिंग क्या है कि आपकी परफॉर्म की जा रही है। तो आप जो वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आप जो है ना क्या है कि डिफोरेस्ट करके वहाँ पे जो है ना कल्चर क्या है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपका उससे पे भी क्या है कि आपका पड़ता है। ठीक है, अब क्या है कि आपका जो न्यू अप्रोच है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की फॉर्म्स की, वो क्या है कि आपकी गिव्स ड्यू टू अटेंशन टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, रेजिडुअल एक्यूमुलेशन, माइक्रोबियल प्रोसेसिंग पॉसिबिलिटीज, फर्टिलाइजेशन स्ट्रेटेजीज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉन्ड्स। मतलब क्या है कि एक तरीके से आपका जो प्रेजेंट फिश प्रोडक्शन है, जैसे अगर आप देखोगे पहले 2 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से होता था, फिर 4 टन हुआ, अब तो 20-20 टन जो है ना लोग पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है ना मतलब आपकी हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं एक साल में। तो ये आपकी जो हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस आई, ये इंटेंसिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से क्या है कि आपकी ओकर हुई है कि इसमें आप क्या है कि पैसा क्या है कि जो है ना मतलब लगा रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स की क्या है कि आप स्ट्रेटेजीज क्या है कि आपकी जो है ना मतलब फॉलो कर रहे हैं कि इसमें आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हो, बायो फर्टिलाइजर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, बायो फिल्टर्स क्या है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे क्या है कि आपकी कौन की प्रोडक्टिविटी क्या है कि आपकी इंक्रीज करे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको बोले तो सही, लेकिन वो यहाँ पे आपके फिट नहीं हो पा रहा है। जैसे बायो फर्टिलाइजर्स और बायो फिल्ट्रेशन है, ये एक्चुअली आपकी उस जगह पे यूज कर रहे हैं जहाँ पे आप जो पॉन्ड है उसको आप सस्टेनेबल वे में क्या है कि आप एक्वाकल्चर परफॉर्म कर रहे हो। सस्टेनेबल वे का जो मतलब है कि आपको जो फिशरीज करनी है वो फिशरीज से किसी दूसरी आपकी जो स्पीसीज है या फिर जो दूसरा पर्पस है, जैसे एग्रीकल्चर है या फिर आपकी जो फॉरेस्ट है या फिर आपका जो वाटर है वो क्या है कि आपका पॉन्ड से निकल के किसी एक नेचुरल रिवर्स को क्या है कि आपका पोल्यूट ना करे, या फिर किसी रिवर्स को रिजर्वोयर को क्या है कि आपका पोल्यूट ना करे। तो आपको प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज करना है, लेकिन सस्टेनेबल वे में क्या है कि आपको जो है ना इंक्रीज करना है। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि आपका एक्वाकल्चर प्रोडक्शन पे क्या है कि आपका ग्रेट प्रेशर है, क्योंकि डे बाय डे क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो डिमांड है फिशरीज की वो भी तो क्या है कि आपकी इम्प्रूव जो है ना मतलब इंक्रीज कर रही है। तो डिमांड को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि मरीन वाटर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई सपोज अभी 3.72 मिलियन मेट्रिक टन है, तो आप क्या करो कि इसको 7 मिलियन मेट्रिक टन क्या है कि आपका प्रोडक्शन हो जाए, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं भाई, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि एक क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा आप ना, आवाज आ रही है सभी बच्चों को आपको मेरी? यस सर। जैसे आपका बाई कैच, बाई कैच आप समझ गए होंगे। बाई कैच की वजह से जो है ना मतलब बहुत सारी स्पीसीज क्या है कि आपकी लॉस्ट हो रही है, बहुत सारी स्पीसीज आपकी क्या है कि जो है ना एक्सटिंक्ट हो रही है ओवर फिशिंग की वजह से। ठीक है, बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं उनका स्टोक क्या है कि आपका डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, कई तरीके के पॉल्यूशन क्या है कि आपके क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और आपका जो है ना मतलब एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्रिएट हो रही है। तो अलग अलग जो है ना प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको फेस करने के लिए जो है ना मतलब मिल रही है मरीन वाटर फ्रीज में। लेकिन आपका जो मरीन वाटर फ्रीज है ये आपका कभी डिक्रीज नहीं हुआ। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। जैसे अगर आप वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन की बात करोगे तो उसमें अगर आप मरीन कैप्चर की बात करोगे तो वो कभी घटा नहीं, वो डे बाय डे क्या है कि आपका इंक्रीज करता जा रहा है। तो इतनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होने के बाद भी क्या है कि आपका जो है ना मतलब ये मरीन मरीन का प्रोडक्शन आपका इंक्रीज क्यों कर रहा है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है कोई कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना हर जगह पे आपको जो है ना हर पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे क्या है कि पुराने कुछ सालों में ऐसा था
कि भाई ना तो घोस्ट फिशिंग इतनी फेमस थी। घोस्ट फिशिंग आप समझते हो? घोस्ट फिशिंग से क्या समझते हो आप? बच्चों को बता सकता है कि व्हाट इज घोस्ट फिशिंग? GHOST, व्हाट इज घोस्ट फिशिंग? अर्चना मेरी आवाज आ रही है भाई? जी सर, जी सर। सर घोस्ट नेटिंग सर, गिल नेट वगैरह या सर ट्रॉल नेट वगैरह जो भी सी में छोड़ दिया जाता है और उसमें अगर कोई फिश वगैरह या कुछ भी फंस जाता है, वो है घोस्ट नेटिंग। हाँ हाँ, घोस्ट फिशिंग है, घोस्ट नेटिंग। तो ये आपने जी सर। एक्सप्लेन किया। तो जैसे क्या है कि आपकी घोस्ट फिशिंग भी अभी प्रिवेलेंट हुई, पोल्यूशन भी अभी प्रिवेलेंट हुआ। पोल्यूशन में बहुत सारे तरीके के पोल्यूशन हो गए, आपका ऑयल पोल्यूशन हुआ, अलग अलग तरीके के पोल्यूशन क्या क्या है। तो पिछले कुछ जमा अगर आप अब से 50 साल पहले जाओगे, तो इतनी जो आपकी अभी जो मरीन कैप्चर प्रोडक्शन जो आपका अभी हजार्ड में है, 50 साल पहले इतना नहीं था। लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत होने के बाद भी क्या है कि आपका जो मरीन वाटर है का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं, कोरल रीफ को आप एक्सप्लॉइट कर ले रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो फिशेस कोरल्स में है जिनका फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड है वो लॉस्ट हो रही है। ठीक है, और आपका सी सरफेस टेम्परेचर क्या है कि आपका इंक्रीज कर रहा है, तो जो आपकी थर्मल स्पीसीज है उनको जो है ना ऑस्मो रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कभी डिक्रीज करा हो। वो डे बाई डे क्या है कि आपका इंक्रीज क्या है कि आपका करता जा रहा है ना मरीन कैप्चर फिश प्रोडक्शन। तो एक्चुअली एक रीजन तो ये हुआ कि पहले इतनी रिसोर्सेज नहीं थी आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और जितनी भी निगेटिव चीज होती है उसका आप ये नहीं कह सकते कि प्रोस्पेक्टिव उसका हमेशा ही निगेटिव प्रोस्पेक्ट होगा। जैसे सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मेटाबॉलिक रेट भी तो इंक्रीज कर रहा है ना फिशेज का। आप मुझे ये देखिएगा कि फिशेज आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, आपकी फिशेज एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, तो उसको जो है ना मतलब क्या है कि अगर आपका विंटर सीजन होते हैं तो वो क्या है कि आपका खाना बंद करती है। ओशंस में भी तो यही होता होगा। ठीक है, तो आपका जब टेम्परेचर किसी वाटर बॉडी से इंक्रीज करता है तो मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज करता है। सबसे ज्यादा अगर आप ग्रोथ की बात करोगे तो समर सीजन में तो बेटर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हाई मेटाबॉलिक रेट क्या है कि आपका उस टाइम पे होता है। तो ये इसी चीज की क्या है कि हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर आपका सपोज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, आपका यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ठीक है, आपका जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज्यादा डंप हो रहे हैं किसी वाटर बॉडी ओशंस में। तो एक तरीके से मतलब अलगल अलगल जो है ना अलगल ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं। तो वो एक तरीके से जो है ना मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और निगेटिव भी इम्पैक्ट भी होता है। तो वो आप पे जो है ना मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो है ना मतलब अगर जिस तरीके से अगर पॉल्यूशन होता रहा या फिर जिस तरीके की अगर ये एक्टिविटीज होती रही, तो लॉन्ग टर्म के बाद जो है ना आपकी क्या है कि प्रॉब्लम्स आने लगेगी। हो सकता है कि बहुत सारी फिशरीज एक्चुअली में बहुत सारी हो भी गई और एक्चुअली में बहुत सारी क्या है कि आने वाले फ्यूचर में क्या है कि आपकी एक्सटिंक्ट हो जाए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको फेस करने के लिए क्या है कि आपका मिल सकती है। तो ये क्या है कि आपका उसकी जो है ना मतलब क्या है कि आपका रीजन हुआ था। ठीक है, अब जैसे क्या है कि आपके जो बॉटम में जो आपकी जो फिशेज बॉटम सोयल्स हैं, ठीक है, तो बॉटम्स में जो सोयल्स है वो जो है ना मतलब उसमें अलग अलग तरीके की जो है ना मतलब चीजें होती हैं कि आपका जो पॉन्ड मड है उसको लेबोरेटरी जो है ना मतलब कहा गया है आपके ओवरलाइंग वाटर की, कि आपके जो पॉन्ड बॉटम में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे जो आपके ओवरलाइंग वाटर है उस बॉटम के ऊपर वही क्या है कि उसमें अवेलेबल होने वाले हैं। लेकिन कई कई जगह पे ऐसा होता है कि पॉन्ड बॉटम जो होता है वो सुटेबल नहीं होती है। तो उसमें आपकी एसिड सल्फेट सोयल क्या है कि आपकी जो है ना मतलब प्रेजेंट होती है। एसिड सल्फेट सोयल का कोई दूसरा नाम है? कोई बता सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एसिड सल्फेट सोयल? या फिर इसको कॉमनली किसके नाम से जाना जाता है एसिड सल्फेट सोयल को? एसिड सल्फेट सोयल को आप कैट क्ले सोयल के नाम से भी क्या है कि जो है ना मतलब जानते हो। ठीक है, कैट क्ले सोयल। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा अगर आपके पॉन्ड बॉटम में अगर हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है तो वो सुटेबल है आपका पॉन्ड प्रोडक्टिविटी के लिए और नॉट? इस अगर आपके पॉन्ड बॉटम में हाई ऑर्गेनिक मैटर है तो आप एक्वाकल्चर पॉन्ड है, फ्रेश वाटर है या फिर ब्रैकिश वाटर है, तो इट इज सुटेबल और नॉट फॉर एक्वाकल्चर पर्पस और नो? यस या नो? नॉट सुटेबल। नॉट सुटेबल, क्योंकि अगर उसमें ऐसा होगा ना कि आपका हाई ऑर्गेनिक जो कंटेंट है
वो आपका जब ओवरलाइंग वाटर से आपका ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर लेगा, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी तो फिर से इसका सर्वाइवल होना क्या है कि बहुत भारी पड़ जाएगा, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव पोरोसिटी होती है तो सीपेज की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपकी जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल समझ रहे हो ना, जैसे क्या है कि प्लेन्स में ऐसा होता है ना, कि प्लेन्स में ये होता है कि आप जो है ना, नल होता है नल, तो नल में क्या है कि जो है ना एक पाइप होता है, वो जमीन की सरफेस पे क्या है कि जाता रहता है, और वहां पे एक जगह पे पानी होता है, फिर नल से क्या है कि आप पानी को ऊपर खींच लेते हो, तो जहाँ वो पानी आपका अवेलेबल होता है उसी को वाटर टेबल कहते हैं। तो आप जहाँ पे आप जो है ना मतलब पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ना तो वाटर टेबल बहुत ज्यादा दूर होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा क्लोज होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा क्लोज होगी तो उसमें क्या है कि आपकी फीडिंग होने लगेगी वाटर की, और वाटर की फीडिंग से जो है ना आपका जो है ना वाटर का ओवरफ्लो हो जाएगा पॉन्ड के ऊपर, ठीक है। जिससे क्या है कि आपके फिशेस जो है ना मतलब क्या है कि भागने की, फिशेस क्या है कि आपके एस्केप कर जाएंगी। और अगर वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे हुई तब भी क्या है कि आपकी जो है ना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वाटर टेबल आपकी उस इलाकों में बहुत ज्यादा नीचे होती है यहाँ पे आपका हाई सीपेज क्या है कि जो है ना मतलब आपका होता है, ठीक है। अगर आपका जो वाटर है वो बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का, हाईली एसिडिक है, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है, तो वो भी क्या है कि आपका अनसूटेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम इस चैप्टर में क्या है कि जो है ना मतलब आगे पढ़ने वाले हैं वाटर क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपका जो फिश है वो आपका एक एक्विलिब्रियम में क्या है कि आपकी रहती है, कि आपके जो है ना एक तरीके से आपका जो फिश है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका जो वाटर है उसमें कोई जो है ना आपका डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है कि आपका नहीं होता है। बस क्या है कि फिजिक्स का इम्यून डिफेंस होता है, या फिर जो उसका जो है ना फिजिकल बैरियर्स होते हैं वो उसको इन्वेड क्या है कि आपको उसकी बॉडी के अंदर क्या है कि आपके इन्वेड नहीं होने देते। तो फिर आपका एक डिजीज ट्रायंगल होता है ना, कि आपका डिजीज ट्रायंगल में आपके तीन लोग होते हैं, एक आपका फिश होती है, एक पैथोजेंस होता है और एक आपका एनवायरमेंट होता है। तो डिजीज ट्रायंगल में थोड़ा बहुत भी आपका इधर उधर जो है ना मतलब होता है, तो फिशेस को क्या है कि आपका डिजीज क्या है कि आपके जो है ना मतलब लग जाती है, ठीक है। तो आपकी जो फिश है वो एक इक्विलिब्रियम में रहती है, इसके साथ आपका पोटेंशियल डिजीज ऑर्गेनिज्म के साथ और आपके एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपको कोई भी बदलाव आया, ठीक है, तो आपका वाटर क्वालिटी का क्या है कि आपका डिटोरेशन क्या है कि आपका हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या है कि आपकी जो फिश है वो स्ट्रेस में आ जाती है, और जब वो फिश स्ट्रेस में आ जाती है तो वनरेबल हो जाती है डिजीज के लिए, मतलब उस पर खतरा मंडराने लगता है कि उसको क्या है कि आपका डिजीज क्या है कि आपकी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है उसको क्या है कि आप जान लो, और उनके उस वाटर क्वालिटी को मैनेज करना क्या है कि आप जो है मतलब जान लो कि आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है कि आपकी जो ग्रोथ है उस पर क्या है कि आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर जो आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल को क्या है कि आपका इन्फ्लुएंस क्या है कि आपका करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजोल्व ऑक्सीजन की। ये मोस्ट क्रिटिकल एंड लिमिटिंग फैक्टर है आपके इंटेंसिव एक्वाकल्चर में। आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ये मोस्ट क्रिटिकल और लिमिटिंग फैक्टर है किसमें, आपके इंटेंसिव एक्वाकल्चर में, ठीक है। तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या है कि आपका पॉन्ड वाटर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या है कि आपका एंटर करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि आपका अगर किसी वाटर बॉडीज में आपके प्लैंक्टन नहीं है या फिर आपके एक्वेटिक प्लांट्स नहीं है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी या फिर उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होगी कि नहीं होगी बच्चों। आपका एयर से भी क्या है कि आपकी ऑक्सीजन क्या है कि डिफ्यूज हो जाती है एयर वाटर इंटरफेरेंस पे। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो ऑक्सीजन के जो सोर्सेज होते हैं आपके एक्वेटिक वाटर बॉडीज में, वो दो सोर्सेज होते हैं, एक तो आपका एयर वाटर के इंटरफेरेंस पे डिफ्यूजन, और दूसरा आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आपका जो डिफ्यूजन जब ओकर होता है, जब आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो आपका जो है ना सेचुरेशन लेवल से क्या है कि आपका बिलो हो। सेचुरेशन लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक सिचुएशन समझाऊं कि आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आपने क्या है कि वाटर ले रखा है, और वाटर में क्या है कि आप जो शुगर है वो ऐड कर रहे हो, तो आपकी जो शुगर है एक लेवल तक ही क्या है कि उसमें ऐड होगी, ठीक है। तो उस लेवल तक जहां तक क्या है कि शुगर आपकी उसमें ऐड हो रही है, या फिर उसमें क्या है कि आपकी सोल्यूबल उसमें मिल रही है, या फिर घुल रही है, तो वो एक लेवल तक ही क्या है कि आपकी होगी। उस लेवल के बाद वो आपकी शुगर है पानी में मिलना क्या है कि आपकी बंद हो जाएगी। तो वो जो लेवल है जहां तक क्या है कि आपकी शुगर क्या है कि आपकी उसमें सोल्यूबल हो जा रही है, तो उसको यहाँ आप सेचुरेशन के नाम से जो है ना मतलब जानते हो। तो आपका जो वाटर में जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का वो सेचुरेशन लेवल तक ही क्या है कि आपका होता है। सेचुरेशन लेवल के अब क्या है कि आपका जो डिफ्यूजन है वो क्या है कि आपका बंद हो जाता है। And ठीक है, एंड ग्रेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द वाटर
and the saturation concept, the greater is the rate of diffusion। क्या है कि अगर पानी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है, पानी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है और जो सैचुरेशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा दूर है, तो आपका जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा क्या है कि आपका ग्रेटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझिएगा कि आपने क्या है कि खाना नहीं खाया, ठीक है, तो आपने खाना नहीं खाया, आपको क्या है कि खाना दे दिया जाए, आप बहुत दिनों से भूखे थे तो आप तेजी से क्या है कि आप खाना खाओगे, और जब आपका पेट भर जाएगा तो आप सैचुरेशन लेवल पे आ जाओगे, अरे बस अब पेट फट जाएगा, हमें और कुछ नहीं खाना, ठीक है, तो वो आपका एक सैचुरेशन लेवल क्या है कि आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पॉन्ड्स में जो आपका डिफ्यूजन है वो विंड और वेव एक्शन से क्या है कि आपका प्रमोटेड होता है, या फिर आपका जो आर्टिफिशियल एरिएशन है उससे क्या है कि आपका डिफ्यूजन क्या है कि आपका प्रमोट क्या है कि आपका जो है ना मतलब होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो आपकी वाटर से क्या है कि आपकी लॉस हो जाती है, जिसके थ्रू आपका फिशिस के रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है कि आपकी ऑक्सीजन है वो एक्चुअली में खत्म कहाँ से होती है कि ऑक्सीजन का जो है दो तरीके से वाटर में क्या है कि आपकी अवेलेबल है। अब ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है, तो ऑक्सीजन क्या है कि आपके जो एक्वेटिक वाटर के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना भाई, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन तो इज द प्राइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका जो फिशेज है वो रेस्पायर करती हैं, प्लैंकटन रेस्पायर करते हैं, फिर जो आपके अदर ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन की क्या है कि वो आपकी स्कैवेंजिंग क्या है कि आपकी करते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसका क्या है कि आपका डिके होता है, जब एरोबिक डिके हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिके होगा तो ऑक्सीजन भी क्या है कि आपका जो है ना स्कैवेंज होती है। तो आपकी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उसमें डायऑर्गेनल फ्लक्चुएशन आता है, डायऑर्गेनल फ्लक्चुएशन मींस डे एंड नाइट में अलग अलग क्या है कि आपकी ऑक्सीजन क्या है कि आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो सबसे ज्यादा क्या है कि आपकी कम कब होती है, डाउन के टाइम पे आपकी जो है ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और दिन के टाइम पे क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या है कि आपकी इंक्रीज क्या है कि जो है ना मतलब कर जाती है, ठीक है। तो दिन के टाइम पे इसलिए इंक्रीज कर जाती है क्योंकि आपका फोटोसिंथेसिस क्या है कि आपका परफॉर्म्ड होती है डे टाइम्स में, तो डेट्स वाई क्या है कि आपकी जो डे टाइम्स में आपकी ऑक्सीजन इज ग्रेटर होती है, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, रात में ऑक्सीजन स्कैवेंज होता है क्योंकि दोनों प्लांट्स और आपके एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, दैट्स वाई आपका रात में ऑक्सीजन कम होती है एज कम्पेयर टू डे टाइम, ठीक है। तो ये है। अब जो मैक्सिमम होती है कई कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है, जैसे मैं एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपको मुझे ये बताना है कि आपका पॉन्ड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कब ग्रेटर होगी, एक 9 AM, 12 PM, 1 PM एंड 6 PM। जी बच्चों आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? जी 1 PM सर। सर। हाँ 1 PM BPM, क्योंकि देखो 12 PPM के बाद आपका 1 PPM में और ज्यादा क्या है कि आपकी धूप होने लगती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी क्या है कि आपकी एक रेंज तक ही क्या है कि आपकी फोटोसिंथेसिस से आपका जो सनलाइट है, तो सनलाइट क्या है कि अगर बहुत ज्यादा उस फोटोसिंथेसिस की क्या है कि एक रेंज होती है, अगर उससे ज्यादा रेंज में क्या है कि आपकी सनलाइट क्या है कि आपकी हो रही है तो सन बर्न भी क्या है कि आपका काउज हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है कि सन बर्न की भी क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि आपकी हो सकती है, तो वैसे जो है ना मतलब क्या है कि आपका इतना ज्यादा सनबर्न की प्रॉब्लम इंडिया में तो क्या है कि आपको देखने के लिए नहीं मिलती, तो इसलिए क्या है कि वो इस बुक्स में क्या है कि आपका डिस्कस भी क्या है कि आपका नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो है ना मतलब हो गया। अब जो आपकी जो ऑप्टिमम डिजोल्व ऑक्सीजन है पॉन्ड वाटर का, वो आपकी जो है ना 5 जो है ना मतलब क्या है कि 5 mg/लीटर क्या है कि आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो सैचुरेशन लेवल है कि आपका जो मैक्सिमम आपकी पॉन्ड एनवायरनमेंट जो है फिर पॉन्ड वाटर है, अगर वो सैचुरेशन लेवल तक क्या है कि आपकी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाए तो वो तो और अच्छी होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो क्या है कि आपकी कुछ गाइडलाइंस जो है ना मतलब दी गई है डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए फिश प्रोडक्शन में, जैसे अगर 5 mg/लीटर है, अगर या फिर 5 ppm अगर ऑक्सीजन है, तो वो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ट्रॉपिकल वाटर में अच्छी होती है। अगर 1 से लेके 5 के बीच में, तो आपका सब लीथल इफेक्ट ग्रोथ पे, फीड कन्वर्जन और डिजीज टॉलरेंस पे, कि अगर इसके बीच में अगर है तो भाई थोड़ा सा दिक्कत आती है कि डिजीज को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, फीड कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी, और आपका ग्रोथ पे भी क्या है कि आपका इफेक्ट दिखेगा। और अगर बहुत ज्यादा 1 से कम हो जाए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.3 से 0.8 हो जाए, तो वो क्या है कि आपको बहुत सारी स्पीसीज के लिए क्या है
कि आपका नुकसानदेह हो जाती है, और जो है ना वो इफ सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर क्या है जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर सस्टेन कर रही है तो फिर तो मोर्टेलिटी इज हैपनिंग। अगर वो 1 डेढ़ घंटे के लिए सस्टेन कर रही है तो फिर स्ट्रेस में आएगी, बाद में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो फिर क्या है कि नॉर्मली क्या है कि आपका टेंड कर लेगी। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन डिप्लीशन है वाटर में वो आपका रेक्टिफाइड हो जाता है फॉलोइंग मेथड से। जैसे क्या है कि सबसे पहला आपका जो मेथड है मैनुअल मेथड से, तो इसमें आपकी जो वाटर सरफेस है वो आप स्प्लैश करते हो बैम्बू स्टिक से, कि आप जो ऑक्सीजन डिप्लीशन है इसी एक वाटर बॉडी में क्या है कि आपका ऑक्सीजन डिप्लीशन क्या है कि आपका कैरिड आउट हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक गांव का तालाब था, मैं कई बार बच्चों से पूछता भी हूँ और बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा। एक गांव में तालाब था, विलेज पॉन्ड था, उसमें गांव का सीवेज वगैरह क्या है कि आपका एंटर करता है। अब जो है ना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिशेज जो है ना मतलब कि डेथ कभी जो है ना मतलब उसने वहां पे ऑब्जर्व नहीं की, 2 4 मछलियां ही मरती थी। अब बारिश हुई, ठीक है बारिश हुई, एंड देन बारिश होने के बाद मछलियां सारी तालाब की मर गई। इसका कोई रीजन बता सकता है कि वाई मछलियां तालाब की मरी? कोई ये आंसर नहीं बताएगा कि एसिड रेन हुई उस वजह से मर गई। एसिड रेन नहीं हुई है तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि वाई फिशेज आर किलिंग ऑल। आवाज आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? जी बच्चों, जी बच्चों आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? यस सर, यस सर। देखो, इसका जो रीजन है वो रीजन ये है, एक आपने मिक्सिंग की प्रोसेस सुनी होगी ना। दूसरा, जब बारिश होती है तो ठंड होती है, बारिश होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है। अब जो आपका सरफेस वाटर है वो क्या है कि आपका कूल हो गया। अब कूल वाटर डेंस होता है, मोर डेंस होता है या फिर लेस डेंस होता है कूल वाटर? कूल वाटर मोर डेंस होता है या फिर लेस डेंस होता है? डेंस मतलब कूल वाटर की डेंसिटी ग्रेट है। मोर डेंस होगा, मोर डेंस होगा। तो मोर डेंस होगा तो आपका ठंडा पानी जो है सरफेस का वो मोर ज्यादा डेंस हो गया। तो जो ज्यादा डेंस वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, आपका बॉटम की तरह सिंक करेगा। और जो बॉटम पे आपका जो वाटर है वो गर्म है, तो आपका जो बॉटम पे जो आपका पानी गर्म है वो सरफेस पे क्या है कि आपका आ जाएगा। अब जो बॉटम पे पानी है वो गर्म है, और गर्म पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिफ्यूज होती है या फिर कम डिफ्यूज होती है या फिर कम अवेलेबल होती है? गर्म पानी में आपकी जो ऑक्सीजन डिफ्यूज सर होती है वो कम, है। हाँ, और कम डिजॉल्व होती है। आपके ठंडे पानी कोल्ड वाटर में आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा डिफ्यूज होती है। ठीक है, और इसी वजह से कोल्ड वाटर फिशेज क्या है कि आपका जो है ना ज्यादा ही ऑक्सीजन की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीके का प्रकृति का क्या है कि आपका अडेप्टेशन है। तो आपका जो गर्म पानी था वो तो ऊपर आ गया क्योंकि वो लेस डेंस, और जो ठंडा पानी था जिसमें ऑक्सीजन काफी अच्छी थी वो नीचे चला गया। अब जब ऑक्सीजन जिसमें कम थी वो ऊपर आया तो भैया मछलियों को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। दूसरा, मैंने बताया ना कि गांव का तालाब था, दूसरा एक रीजन, मतलब एक रीजन तो ये हुआ, दूसरा एक रीजन क्या हुआ
कि आपका गांव का तालाब है तो सिल्ट वगैरह क्या है कि आपका इंक्रीज करेगा। अब जब सिल्ट आपके पॉन्ड एनवायरनमेंट में क्या है कि आपका इंक्रीज करता है, तो आपके क्या प्रॉब्लम होती है सिल्ट के इंक्रीज करने की वजह से? आपका क्या प्रॉब्लम होती है सर गिल्स में? टर्बिडिटी बढ़ जाती है, गिल चोक हो जाता है। हाँ, टर्बिडिटी क्या है कि आपकी इंक्रीज करेगी, देन गिल्स क्या है कि आपके चोक हो जाएंगे, तो रैपिड डेथ क्या है कि आपकी फिशेस की क्या है कि आपके होने लगेगी। तो ये दो प्रॉब्लम्स है, और इनके लिए क्या है कि अलग अलग रेमेडियल मेथड्स होते हैं कि आप वाटर को जो है ना मतलब क्या है कि रिप्लेस करो, एरिएटर्स क्या है कि आप ओपन कर दो, तो वो अलग अलग चीजें हैं। अब मैकेनिकल की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको आप जो है ना क्या है कि मैकेनिकली किसको क्या है से जो है ना मतलब कर सकते हो कम। तो एक वाटर डीजल वाटर पंप का क्या है कि आप इस्तेमाल करें एंड देन उसको क्या है कि स्प्रेड कर दे वाटर बॉडीज में, ठीक है। तो आप उसको जो है ना क्या है कि ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है कि आपका इंप्रूव हो जाएगा। एरिएटर क्या है कि मैकेनिकल फ्लोटिंग डिवाइसेस होते हैं जो अपना रोटेटरी ब्लेड्स क्या है, ब्लेड्स जो होता है उसको जो है ना मतलब क्या है कि रोटेट करते हैं, देन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वाटर में उसको क्या है कि आपका डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वाटर में, नंबर वन प्लेसमेंट है ये एरिएटर का, वो क्या है कि आपका उस तरीके से क्या है कि आपका डिटरमाइंड क्या है कि आपका हो जाता है। अब इसके अलावा, ठीक है, आपके कुछ और जो है ना मतलब अदर स्टेप्स हैं जो ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए हैं। जैसे क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो फीड दे रहे हो फिश को, वो आफ्टरनून और इवनिंग इन हैवली स्टॉक पॉन्ड सिस्टम एज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन फिश आफ्टर फीडिंग इंक्रीजेस। मतलब क्या है कि आप सुबह शाम आपको बोला जाता है कि आप फीडिंग कराइएगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको मैं सुबह शाम बोल रहा हूँ तो सुबह में या फिर शाम में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इवनिंग सुबह का। शाम, इवनिंग का? नहीं, इवनिंग का नहीं होगा। जैसे क्या है कि ऐसा होता है ना कि जब खाना खा लेती है तो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ग्रेटर होती है, तो इवनिंग के बाद तो भैया कोई ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं होना है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होनी है। लेकिन सुबह के बाद तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ भी रही है तो सुबह के साथ साथ धूप भी तो बढ़ रही है। तो इसलिए आपका मॉर्निंग इज द बेटर देन इवनिंग, ठीक है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि टू फीड फिश इन द आफ्टरनून और इवनिंग इन हैवली स्टॉक पॉन्ड, मतलब बहुत ज्यादा हैवली स्टॉक पॉन्ड है तो आप सुबह सुबह ही उसको जो है ना फीडिंग कराइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है फिश की फीडिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या है कि आपकी कम हो जाती है पॉन्ड में, ठीक है, सुबह सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। तो जैसे क्या है, इस चीज का क्या है कि जो है ना आपको जो है ना मतलब ध्यान रखना है कि केयर शुड बी टेकन टू फीड फिश इन द आफ्टरनून और इवनिंग इन हैवली स्टॉक पॉन्ड। मतलब क्या है कि अगर बहुत ज्यादा हैवली स्टॉक पॉन्ड है तो उसमें आपको जो है ना दोपहर में और इवनिंग में जब आप स्टॉकिंग कर रहे हो तो उसमें जो है ना जो है ना खाना खिलाने के टाइम पे इस चीज का क्या है कि आपको जो है ना मतलब ध्यान रखना है। जैसे क्या है कि अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी स्टॉकिंग है तो सुबह सुबह क्या है कि आपने जो है ना बहुत ज्यादा सुबह क्या है कि आपने कर दिया 4 बजे उसको फीडिंग करा दी करके ना, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। जब सूरज निकलने लगे तब आपको फीडिंग क्या है कि आपको करानी चाहिए, कि अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो तो वो क्या है कि आपका फोटोसिंथेसिस क्या है कि आपका स्टार्ट हो जाए, वो वहां से क्या है कि आपका कंपनसेट क्या है कि आपका हो जाए, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का क्या है कि आप एप्लीकेशन कर रहे हो वाटर एरिया में, उसको भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल्ली क्या है कि आपका करना है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या है कि आपका वाटर बॉडीज में क्या है कि आपका अप्लाई होता है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो ऑक्सीजन को क्या है कि आपका कंज्यूम करता है, ठीक है। तो आपकी जो क्वांटिटी है मैन्योर्स की उसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो कि आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसको आप कंसिडर करके जो है ना मतलब करो, ठीक है। कि आपका जो है ना मतलब आपका 24 घंटे के अंतराल में क्या है कि आपका ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम क्या है कि आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रिस्क वगैरह है इसको आप अवॉइड करो, ठीक है। ड्यूरिंग कोलैप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम, क्या है कि आपका फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम के कोलैप्स की वजह से आपका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन क्या है कि आपके कल हो गए तो आपका डिकम्पोजिशन क्या है कि आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो क्या है कि आपकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे स्पेशल केयर की क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना मतलब जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्पेशल केयर जो है ना मतलब आपका जो टेकन होता है जब फिश रिक्वायर मोर ऑक्सीजन विद इंक्रीज टेम्परेचर, फिश को क्या है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट की क्या है कि आपकी जरूरत होती है जब टेम्परेचर क्या है कि आपका इंक्रीज कर जाए, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर अगर 10 डिग्री इंक्रीज कर दूं तो मेटाबॉलिक रेट आपका पे क्या फर्क पड़ेगा?
अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर डबल। अपने बॉडी डिग्री कर दूँ तो आपका सर जो है हाई हो डबल जाएगा। डबल डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे तो फिशेस क्या है कि आपकी एक्टोथर्म है, ठीक है। हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड द एनिमल्स, वो आपका जो हीट है वो आपके आउटसाइड द एनिमल्स क्या है कि आपका ये जो एनिमल्स हीट को ऑब्टेन करते हैं आउटसाइडली, उसको आप जो है ना एक्टोथर्म्स कहते हैं। जैसे क्या है कि आप कोल्ड ब्लड, हम जो है ना वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमें क्या है कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बताइएगा कि आप खाना ज्यादा ठंड में खाते हैं या फिर गर्मी में खाते हैं? फिशेस को मत ठंड में। कंसिडर कीजिए हैं। ठंड में सर। हाँ, ठंड में इसलिए होती है ना क्योंकि देखो, एक एनर्जी तो हमारी उसमें यूज हो रही है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो वर्क कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी उस चीज में भी तो मेंटेन हो रही है कि भाई ठंड लग रही है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहां भी तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे डोंट स्पेंड देयर एनर्जी इन जो है ना मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है, तो हम एंडोथर्म्स इसलिए क्या है कि आपका जो है ना मतलब कहलाते हैं, ठीक है। और फिशेस क्या है कि आपकी पिक्योलोथर्मिक है या फिर इसको कोल्ड ब्लडेड क्या है कि आपका कहा गया है, हम होमोथर्मिक है। अब जो है ना जो टेम्परेचर है वो आपका जो मोलिकुलर डायनेमिक्स है उसको क्या है कि आपका कंट्रोल करता है, फिर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसको भी क्या है कि आपका कंट्रोल करता है। जैसे क्या है कि अगर आप फिजिक्स का मेटाबॉलिक रेट क्या है कि अगर आप डबल कर दो तो डबल तब होता है जब आप टेम्परेचर में क्या है कि 10 डिग्री का क्या है कि आप बदलाव क्या है कि जो है ना मतलब कर दो, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है उसका क्या है कि आपका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपका ग्रोथ पे, ऑक्सीजन डिमांड पे, फूड रिक्वायरमेंट पे। अगर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा तो ग्रोथ भी ज्यादा होगी, अगर मेटाबॉलिक रेट हाई है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या है कि आपकी हाई होगी। लेकिन आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हाइयर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन कम डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो हाइयर टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या है कि आपकी इंक्रीज कर जाती है। फूड रिक्वायरमेंट मतलब खाना ज्यादा चाहिए होता है, और फूड कन्वर्जन एफिशिएंसी भी क्या है कि आपकी ग्रेटर होती है कंपेयर टू आपका आप उसकी बात करो कोल्ड वाटर की, ठीक है। तो आपका क्या है कि जितना ज्यादा हाइयर टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी, और फूड की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और उतनी ही तेजी से क्या है कि आप जब उसको अच्छा खाना पीना आप दे रहे हो तो अच्छी ग्रोथ क्या है कि आपकी जो है ना मतलब होने वाली है। लेकिन विंटर्स में जब टेम्परेचर क्या है कि आपका कम होता है तो खाना भी आपको कम चाहिए होता है, उनकी ग्रोथ भी क्या है कि आपकी कम होती है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर क्या है कि आपका जो है ना मतलब 10 डिग्री से कम हो जाता है तो फिर एक स्टेट में क्या है कि आपका एंटर कर जाती है जिसको आप टोरपोर के नाम से जो है ना मतलब जानते हो, कि जब आपका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से क्या है कि आपका कम हो जाता है तो फिर एक स्टेज में एंटर कर जाती है जिसको आप टोरपोर के नाम से कहते हो जानते हो। और ये स्लगिश इनएक्टिविटी और इनर्शिया है, जहाँ पे उसका जो एपोटाइट है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी एक्टिविटी क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्या है कि फिशेस क्या है कि आपका फेस करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर देती है। अब इसके अलावा आपका जब स्प्रिंग या फिर समर सीजन होता है तो वाटर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो फिर इसको क्या है कि लार्ज क्वांटिटी में क्या है कि खाने की जरूरत होती है तो उसका मेटाबॉलिक रेट भी क्या है कि आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्रूशल रोल क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि आपका प्ले करता है आपका गोनाड के मैचुरेशन से काफ के और आपके स्पाउनिंग एक्टिविटीज में। जैसे क्या है कि आपका गोनाड का मैचुरेशन आपका ग्रेटर होगा विंटर्स में या फिर समर्स में? आप काप्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप कोल्ड वाटर स्पीसीज को कंसिडर मत कीजिए कि गोनाड्स रैपिडली मैच्योर करेंगे विंटर्स में या फिर समर्स में। समझ में। समर्स में, हाँ समर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी स्पाउनिंग होती है ये फिर आपकी, अब मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ आपको ना कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं। एक फेज है प्री स्पाउनिंग फेज, सेकंड फेज इज आपका स्पाउनिंग फेज, एंड लास्ट फेज इज आपका पोस्ट स्पाउनिंग फेज। इनमें से किस फेज में आपकी फिश ज्यादा खाना खाती है? सर पोस्ट स्पॉनिंग। पोस्टपोनिंग सर। पोस्ट, देखो स्पाउनिंग और प्री स्पाउनिंग में क्या होता है कि गोनाड्स का साइज इंक्रीज कर देता है तो जो स्टोमक का जो अवेलेबल एरिया था उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं गोनाड्स। तो भैया जब पेट में जगह ही नहीं है तो
कैसे जो है ना मतलब वो खाना खा लेंगे। जैसे एक मैं रीजन बताता हूँ ना कि जो है ना मतलब पुराने जमाने में कहीं ना मतलब ऐसे कहीं पे मैंने पढ़ा था क्या मतलब कहीं लिखा हुआ है किसी रिलीजियस बुक्स में कि जो है ना मतलब कुछ लोग ऐसे होते थे कि जब खाने की कमी होती थी तो वो अपने पेट से पत्थर बांध लिया करते थे। तो उसका वो रीजन होता था कि भाई जब पेट से आप पत्थर बांध लोगे अपने तो आपका जो पेट है वो श्रिंक जो है ना सिकुड़ जाएगा। अब जब पेट आपका सिकुड़ जाएगा तो आपका पेट फिर अगर आप कम खाना खाओगे तो वो जल्दी क्या है कि आपका बढ़ जाएगा। तो इस यही रीजन उसमें है कि ना कि आपका जब गोनाड का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा तो आपका जो स्टोमक है उस स्टोमक के सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा तो खाना पेट जो है मछली का वो छोटा हो जाएगा। और जब पेट छोटा हो जाएगा तो उसको कम खाने में ही उसकी भूख क्या है कि आपकी मिट जाएगी। वो क्या है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है ना मतलब इन्होंने समझा रखा था। ठीक है। तो आपकी जो कॉमन कार्ब्स है वो क्या है कि आपकी इंड्यूस हो जाती है मतलब इंड्यूसली क्या है कि आप ब्रीड करा सकते हो हैचरी में जब आपका जो वाटर टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से क्या है कि आपका अबव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिचुएशन बताता हूँ कि आपकी कॉमन कार्ब्स है वो 6 महीने में यहाँ पे मैच्योर कर जाती है मतलब प्लेन्स एरियाज में। अगर मैं इनको कश्मीर ले जाऊँ तो क्या ये 6 महीने में वहाँ पे भी मैच्योर करेगी, मैच्योर हो जाएगी 6 महीने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ प्लेन में 6 महीने में मैच्योर हो रही है फिर 1 साल में मैच्योर हो रही है तो अगर मैं इनको हाई एल्टीट्यूड कश्मीर में ले जाऊँ, ठीक है, या फिर लद्दाख ले जाऊँ तो वहां भी 6 महीने में मैच्योर हो जाएगी कि नहीं। नहीं हो नहीं पाएगी। सर। नहीं होगी। हाँ वहां पे जो इसका मैच्योरेशन पीरियड है वो 3 से 4 साल का भी क्या है कि आपका हो जाता है। तो फिर वो जो है ना मतलब आपका जो है टेम्परेचर क्या है कि आपको इन्फ्लुएंस करता है ना बहुत सारी चीजों को तो वो ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं करता उसमें कुछ पर्टिकुलर रीजन की क्या है कि आपके जो है ना मतलब होते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर क्या है कि आपका क्या है कि पार्टली जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वाटर में उसको भी क्या है कि आपका डिटरमाइन करता है। इस बार ये क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिफ्यूजन। ठीक है। अगर टेम्परेचर कहीं पे इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आपका ग्रेटर होगा। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वाटर में उसको क्या है कि आपका पार्टली डिटरमाइन करता है। जैसे ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज तब करेगी जब आपका जो टेम्परेचर है इंक्रीज करेगा। ये आया था बच्चों इसको याद रखना कि ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी है वो कब कम होती है या फिर कब घटती है जब टेम्परेचर क्या है कि आपका इंक्रीज करता है। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका समर्स में कम होता है एज कम्पेयर टू विंटर्स। ठीक है। लेकिन विंटर्स में क्या है कि आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है एज कम्पेयर टू समर्स। तो ये एक रीजन भी है कि कहोगे कि सर समर्स में तो मछली क्यों मरती है ऑक्सीजन की कमी से भाई जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन आप उससे कंपेयर करो ना कोल्ड वाटर जो मछलियां हैं कोल्ड वाटर में अगर आप जो है ना अभी जाओगे ना है ना वैसे नैनीताल तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया है आजकल ना मतलब पॉल्यूशन हो गया है वहाँ पे और ऐसी हो गया नीचे की तरह ना वो। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाओगे 7 ताल नैनीताल नौकुचिया वगैरह तो वो हाई एल्टीट्यूड्स पे हैं। तो वहाँ के अगर आप डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर आप फाइंड करोगे तो यू हैव टू फाइंड आपको 9-10 ppm ऑक्सीजन जो है ना इजिली क्या है कि आपको अवेलेबल क्या है कि वहाँ हो जाएगी वहाँ के लेक्स के पानी में। ठीक है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस आपके जो ऑप्टिमम रेंज होती है कोल्ड वाटर की वो आपकी 14 से 18 डिग्री सेल्सियस होती है। वार्म वाटर की आपकी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। तो जो वाटर टेम्परेचर है वो क्या है कि आपका ऑप्टिमम लेवल जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम में जैसे हैचरीज वगैरह में वहाँ क्या है कि आपका जो है ना एडजस्ट हो जाता है। ये आपका डिफिकल्ट होता है कि आपका जो वाटर टेम्परेचर है उसको लार्ज वाटर बॉडीज में क्या है कि आप एडजस्ट करो। स्मॉल वाटर बॉडीज में वाटर टेम्परेचर को एडजस्ट करना इजी होता है कंपेयर टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है। तो एरिएटर्स क्या है कि आपके काम्स एंड वार्म आफ्टरनून हेल्प। अगर क्या है कि आपके एरिएटर्स है आपने जो है ना कोई ज्यादा नॉर्मल दिन है तो आपने जो है ना एरिएटर चला दिया तो जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है उसको क्या है कि आपका ब्रेक कर देगी और जो वार्म सरफेस वाटर है उसकी क्या है कि आपकी मिक्सिंग क्या है कि आपकी हो जाएगी कूल सरफेस सब सरफेस वाटर से। अगर आप ट्री को आसपास क्या है कि पॉन्ड के किनारे अगर आप लगा रहे हो तो वो भी क्या है कि आपका जो स्ट्रैटिफिकेशन की प्रोसेस है आपकी अपर लेयर का टेम्परेचर अलग हो गया लोअर लेयर का टेम्परेचर अलग हो गया। तो वो भी क्या है कि अगर आप पेड़ तालाब के किनारे प्लांट्स लगाओ लेकिन तालाब के किनारे प्लांट्स लगाने से आपका स्ट्रैटिफिकेशन तो रिड्यूस होता है लेकिन आपका जो सोलर एनर्जी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। विंड की मिक्सिंग क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाती है तो आपका
ये अवॉइड किए जाते हैं कि प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, लार्जर ट्रीज को जो है ना आपको प्लांट के पॉन्ड्स के अलोंग क्या है कि आपको जो है ना नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट सैलिनिटी की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सैलिनिटी इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द वाटर, आपकी जितने भी आयंस वाटर में प्रेजेंट है उसी को आप सैलिनिटी के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। तो फ्रेश वाटर फिशेज क्या है कि जो है ना एक रेंज जो है ना सैलिनिटी की एग्जिबिट करते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट स्पीसीज की बात करेंगे। चैनल के एक्सिस है इक्टुलेरस पंक्टेटस। इक्टुलेरस पंक्टेटस कौन सी कंट्रीज में कल्चर की जाती है बच्चों? जी बच्चों, आवाज आ रही है कि आपकी जो चैनल कैटफिश है एक टेलोरस पंक्टेटस कौन सी कंट्रीज में, एक तरीके की कैटफिश है ना, कौन सी कंट्रीज में कल्चर की जाती है? जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आप सभी लोगों को? जी जी बच्चों। सर। हाँ, तो चैनल कैटफिशेज आपकी यूएसए में कंसिडर की जाती है। अमेरिकन विल प्रीफर कैटफिशेज एंड इंडियंस विल प्रीफर कार्प्स। ये स्टेटमेंट याद रखना, इससे याद रहेगी कि जो अमेरिका के लोग हैं वो कैटफिश खाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस। इंडियंस कार्प खाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आपकी कुछ कॉमर्शियली इंपोर्टेंट स्पीसीज है जैसे कैनल कैटफिश, लार्ज माउथ बास, तिलापिया, ओरियोक्रोमिस स्पीसीज, तिलापिया, लार्ज माउथ बास। तो ये आपकी जो स्लाइटली साल्टी वाटर है वहाँ पे क्या है कि आराम से ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पे स्मेल्ट करते हैं। सलमन और ट्राउट भी जो है ना आपका साल्ट वाटर के को जो है ना मतलब टॉलरेट कर लेते हैं। तो जो सैलिनिटी है वो आपके ऑस्मो रेगुलेशन को क्या है कि आपका अफेक्ट नहीं करती है। बट क्या है कि आपका जो नॉट ओनली मतलब ऑस्मो रेगुलेशन को तो आपको सैलिनिटी अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ क्या है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है अनाइज्ड अमोनिया की, उसको भी क्या है कि आपका इन्फ्लुएंस क्या है कि जो है ना मतलब करती है। नेक्स्ट टर्बिडिटी की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो टर्बिडिटी इज क्लाउडीनेस और मडीनेस ऑफ द वाटर। कि टर्बिडिटी को डिस्क्राइब किया गया है कि आपकी क्लाउडीनेस और मडीनेस है। टर्बिडिटी कई चीजों से क्या है कि आपकी हो सकती है। जैसे आपकी सिल्ट की वजह से टर्बिडिटी हो रही है तो वो हार्मफुल होगी एज कम्पेयर टू आपके प्लैंक्टन की वजह से टर्बिडिटी अगर हो रही है तो वो लेस हार्मफुल होगी सिल्ट के कंपैरिजन में। ठीक है। तो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे आपके एल्गी है, बैक्टीरिया है, डिजोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। ये वाटर में क्या है कि आपके सस्टेन करते हैं और आपके सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉलिड्स, ये क्या है कि आपके वाटर को क्या है कि आपका टर्बिट क्या है कि आपका जो है ना मतलब बताते हैं। तो टर्बिट्स क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की जो है ना मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है डिफरेंट टाइप्स के वाटर में। ठीक है। तो जो आपके सस्पेंडेड क्ले से जो है ना मतलब क्या है कि टर्बिडिटी काउज होती है। तो उसमें क्या है कि आपका सॉफ्टली पुअरली बफर्ड वाटर मतलब क्या है कि अगर क्लेस की वजह से हो रही है तो सॉफ्टली पुअरली बफर्ड वाटर क्या है कि आपका होता है। या फिर कुछ और सब्सटेंस होते हैं जो टर्बिडिटी क्या है कि आपके काउज करते हैं। कुछ कुछ जगह पे टर्बिडिटी क्या है कि आपकी डिजायरेबल होती है, कहीं पे क्या है कि आपकी हार्मफुल होती है। ठीक है। तो अलग अलग चीजों पे क्या है कि आपका होता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन की टर्बिडिटी क्या है कि आपकी डिजायरेबल होती है। क्यों डिजायरेबल होती है? क्योंकि वो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन हैं वो एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो प्लैंक्टन फिर जो फिल्टर फीडिंग फिशेज है उनको क्या है कि आपका खाने का सोर्स क्या है कि आपका प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन टर्बिडिटी अगर आपकी क्ले से हो रही है वो आपकी अनडिजायरेबल क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। तो वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन क्या है कि आपके प्रोड्यूस करते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन। और जो टॉक्सिसिटी है आपकी अमोनिया वगैरह की उसको भी क्या है कि आपका रिड्यूस करते हैं। इसी वजह से प्लैंक्टन की टर्बिडिटी को डिजायरेबल टर्बिडिटी क्या है कि आपका कहा गया है। इसी को इसलिए क्या है कि आपका बेनिफिट क्या है कि कहा गया है। टर्बिडिटी अगर आपके क्ले की वजह से या फिर सिल्ट की वजह से तो टर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए बच्चों आप एलम का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो या फिर जिप्सम का क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो जिससे टर्बिडिटी क्या है कि आपकी रिड्यूस हो जाए। कार्ब्स में कौन सी स्पीसीज टर्बिडिटी को फेवर करती है, बढ़ावा देती है या फिर बढ़ाती है? कार्ब्स में कौन सी स्पीसीज है आईएमसीज और सीएमसीज में जो टर्बिडिटी को इंक्रीज करती है?
हाँ, कॉमन कार्प। जैसे तुमने नैनीताल, हाँ नैनीताल का नाम सुना होगा ना। तो नैनीताल में क्या हुआ कि एक फिशरीज इंस्पेक्टर था, वो साला था जूलॉजी का। तो उसने क्या काम करा, उसको पता होता तो था नहीं, वो बीएससी जूलॉजी करा हुआ था। तो उसने क्या काम करा कि लेक्स में कॉमन कार्प को इंट्रोड्यूस करा दिया वहां के मंत्री से, मतलब मंत्री का वो करा कि आप लेक्स में कॉमन कार्प का सीड डाल दीजिए, क्योंकि और कोई सीड उसको मिल नहीं रहा था। अब कॉमन कार्प ने क्या कर दिया कि आपका जो पॉन्ड बॉटम में उसको इरोड करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर दिया, और लेक्स के बगल में क्या है कि आपकी रोड बनी हुई थी, तो रोड वो धंस गई थी। अब लोग कह रहे थे कि रोड किस वजह से धसी, अलग अलग थ्योरी क्या है कि वहां पे निकल निकल के आ रही थी कि यहाँ पे टूरिस्ट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये हो गया, अलग अलग लोगों ने रीजन दिए, लेकिन उसका एक्चुअली रीजन एक मछली थी, मतलब आपकी कॉमन कार्प की स्पीसीज थी। तो आपकी जो कॉमन कार्प्स हैं वो आपकी बॉटम ड्वेलिंग फिशेज हैं, और वो क्या है कि उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि जो पॉन्ड बैंक है उनका वो इरोजन क्या है कि आपका काउज करती है, और फिर वो एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका क्रिएट करती है। तो वैसे तो इसको जो है ना 5-6 मिनट और पढ़ने की अभी जरूरत है। तो हम अगली क्लास में भी जो है ना टर्बिडिटी को क्या है कि इंक्रीज करेंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों क्लियर कर लो, जो अलग अलग जगहों पे क्या है कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगली क्लास में क्या है कि बच्चों हम आपसे मिलते हैं, ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।